Hello everyone, my name is Anshu and I welcome you all on my YouTube channel Commerce Lane। देखिए लास्ट क्लास में हमने बुक कीपिंग अकाउंटिंग का मीनिंग, उनके कुछ प्रिंसिपल कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस किए थे और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑडिटिंग। आज हम ऑडिट से रिलेटेड यानी कि अंकेक्षण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहले स्टार्ट करने से पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ऑडिट की हम टर्म्स आज पढ़ लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑडिट यानी कि अंकेक्षण। ऑडिट को हम हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। अब अंकेक्षण वर्ड कहां से आया है? ऑडीर। ऑडीर इज अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड जिसका मीनिंग होता है सुनना। देखिए अब सुनने से क्या रिलेशन है इसका। अंकेक्षण या ऑडिट का मीनिंग मेनली है हमारा कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जांच यानी कि उनको एग्जामिन कराना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्या कराना? एग्जामिन कराना, यानी कि उनकी जांच कराना कि क्या वो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फ्रॉड है या कोई एरर है। तो ये चीज हमारी कहलाती है अंकेक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कराना? एग्जामिनेशन कराना। दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण। वित्तीय लेखों की जांच कराना हमारा अंकेक्षण है कि क्या हमारे जो वित्तीय लेखे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, व्यापार की यानी कि हमारे बिजनेस की सही चित्र, उसका बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं या नहीं। और ये वर्ड आपका आया है ऑडीर से, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग होता है सुनना। आप देखिए सुनने से इसका क्या रिलेशन है कि पुराने जमाने में क्या होता था, अगर बिजनेस के ऑनर को कुछ सस्पिशियस लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो वो एक थर्ड पर्सन अपॉइंट करके अकाउंटेंट को उसके सामने अपने प्रेजेंट करता था और वो अकाउंटेंट अपनी जो अकाउंट्स है उनकी एक्सप्लेनेशन उस थर्ड पर्सन को यानी उस ऑडिटर को बोल के बताता था। तो वहां से ये वर्ड सुनना और ऑडिट से ये वर्ड आया आपका ऑडिट। ठीक है, तो पहले जमाने में ये जो प्रक्रिया होती थी ऑडिट वाली, वो कह सुन के होती थी कि वो जो अकाउंटेंट है अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करता था बोल के ऑडिटर के सामने, वो जो थर्ड पर्सन ऑनर अपॉइंट करता था उसके सामने, इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑडिट। तो देखिए इसके नाम से ही, ऑडिट के नाम से और थोड़े से मीनिंग से आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। हम इन शॉर्ट सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग से ही आपको पता लगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनकी जांच करना, यानी कि उनको रिव्यू करना। रिव्यू एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उन पे अपना ओपिनियन देना। एंड गिव ओपिनियन, ठीक है, उन पे अपनी सलाह देना। रिव्यू करना खातों को, आपके वित्तीय खातों को यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, और उन पर अपना ओपिनियन देना, ये मुख्य काम है यानी कि मेन उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। दूसरा आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इसको आप लर्निंग के पर्पज से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक होता है एरर, यानी कि जो काम आपका गलती से जो मिस्टेक हो जाती है उसको हम बोलते हैं एरर। और एक वर्ड इसमें यूज होगा फ्रॉड। फ्रॉड मतलब जानबूझ के किया गया जो छल कपट है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉड। अब एक तो उद्देश्य हुआ, एक तो ऑब्जेक्टिव हुआ ऑडिट का कि खातों में कोई गड़बड़ तो नहीं है इसका पता लगाना, खाते यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल ट्रू है इसका पता लगाना। अगर वहां पर कुछ मिस्टेक निकलती है, अगर थोड़ा सा भी सस्पेंस हो जाए कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, तो उस एरर को ढूंढना यानी कि डिटेक्शन। ढूंढना मतलब डिटेक्शन ऑफ एरर, और उसको रोकना। रोकने को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिवेंशन। यानी कि एरर, अशुद्धियों को डिटेक्शन यानी कि ढूंढना, और प्रिवेंशन यानी कि उनको रोकना। बिल्कुल ऐसे ही फ्रॉड, फ्रॉड को पहले डिटेक्ट करना कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड।
और नंबर 2 है आपका प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। इस तरह से सेकेंडरी जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 4 हो गए, डिटेक्शन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। तो यहाँ पर हमारे खत्म हुए ऑब्जेक्टिव्स। मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट के। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है खातों की जांच करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना, उनको रिव्यू करना और उस पर अपना ओपिनियन देना कि ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे, यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव गलतियों को ढूंढेंगे, फ्रॉड को ढूंढेंगे और फिर उनकी रोकथाम करेंगे, यानी कि प्रिवेंशन, एरर्स का डिटेक्शन और प्रिवेंशन, ऐसे ही फ्रॉड का डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो यहां पर ये हुए हमारे मेनली ऑडिट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, लैटिन वर्ड ऑडीर मीन्स। इस ऑडीर वर्ड का क्या मीनिंग है? टू हियर, सुनना। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि सुनने से इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर। इन सब में से कौन सा ऑडिटर का काम नहीं है? देखिए जो ऑडिट के आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसमें से ही ऑडिटर के काम निकल के आते हैं। तो देखिए आप अपने आप समझ जाएंगे अगर आपने इसका लास्ट स्लाइड अच्छे से समझा होगा। कपट को ढूंढना और रोकना, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये तो ऑडिटर का काम होता है। हमें वो देखना है कि और जो ऑडिटर का काम नहीं है, क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या वो पूछ रहा है ऑडिटर का कौन सा काम है या कौन सा काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑडिटर। तो पहला तो है फंक्शन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है लेखा पुस्तकों को लिखना, यानी कि मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, ये नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ऑडिटर का काम नहीं है, ये काम आपका अकाउंटेंट का होता है। नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता की जांच करना, यानी कि चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ये भी ऑडिटर का काम है। एरर्स को देखना और ये चेक करना कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं अकाउंट्स में। डी है अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, वही डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ए, सी एंड डी आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिटर, बी इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑडिटर, सो बी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंकेक्षण किस समय प्रारंभ होता है? ऑडिट स्टार्ट्स व्हेन। देखिए ऑडिट कब स्टार्ट होता है, अभी आपको बताया कि आप अकाउंट्स की ऑडिट कराते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिट कहां स्टार्ट होगा? जहां पर अकाउंटिंग एंड हो जाएगी। तो देखिए बुक कीपिंग जहां एंड होता है, जहां पर आपका बुक कीपिंग एंड होता है वहां से स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। देखिए जहां बुक कीपिंग एंड हुआ वहां क्या स्टार्ट हुई? अकाउंटिंग। और जहां आपका अकाउंटिंग खत्म हुआ वहां आपकी स्टार्ट हुई ऑडिटिंग। ठीक है, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वाला हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जहां बुक कीपिंग आपका खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। और जब आप अकाउंट्स बना लेते हैं, आपके अकाउंट्स फिनिश हो जाते हैं, बन जाते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है बैलेंस शीट से, अब उनको चेक कराना कि क्या वो ठीक है या नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटिंग। इसका मतलब अकाउंटिंग खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होती है? ऑडिटिंग। तो हमारा आंसर है बी, जब लेखा कार्य समाप्त होता है, यानी कि वेयर अकाउंटिंग एंड्स। ऑडिट स्टार्ट्स व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, जब आपकी अकाउंटिंग खत्म होती है। बाकी आप 3 ऑप्शंस पढ़िए, तीनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटरनल चेक। इन सब में से कौन सा आंतरिक जांच से संबंधित है? इंटरनल चेक। देखिए अब ये आई है नई टर्म, तो चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए ऑडिट में आपको 3 वर्ड बहुत देखने को मिलेंगे, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल को हम कहते हैं आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक कंट्रोल मींस नियंत्रण। इंटरनल ऑडिट को हम कहते हैं आंतरिक अंकेक्षण और इंटरनल चेक को हम बोलते हैं आंतरिक जांच भी बोल सकते हैं। चेक का मतलब जांच करना या फिर रोकथाम भी कई बार इसको बोल दिया जाता है। देखिए अब ये 3 वर्ड हैं और इसके मीनिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सेम से वर्ड हमें साउंड करते हैं, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से अब मैं आपको समझाती हूं। दिस इज इंटरनल कंट्रोल, यानी कि आंतरिक नियंत्रण। इसके ही पार्ट हैं इंटरनल ऑडिट और
इंटरनल चेक। इस चीज से समझिए आप। देखिए इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर रेंज है, इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, इसकी वाइड रेंज है, इसका स्कोप ज्यादा है। इंटरनल कंट्रोल के ही ये दोनों पार्ट हैं, इंटरनल ऑडिट भी और इंटरनल चेक भी। देखिए इंटरनल कंट्रोल के एरिया में ये दोनों सर्कल आ रहे हैं। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल में और भी बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन मैंने आपको यही तीन इसलिए ली है क्योंकि इन तीनों नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कि क्योंकि तीनों के स्टार्टिंग में इंटरनल यानी कि आंतरिक वर्ड यूज हुआ है। तो देखिए इंटरनल कंट्रोल के जो अंदर रिस्क असेसमेंट और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन चलिए दो की आज हम बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक की। पहले तो एक पिक्चर से समझ लीजिए कि इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही ये जो इंटरनल ऑडिट is a part of internal control and internal check is also a part of internal control। ये जो internal audit है और internal check है, ये दोनों ही internal control के पार्ट हैं, आंतरिक नियंत्रण के पार्ट हैं। अब internal control क्या है? देखिए internal control है, नाम से ही पता लग रहा है कि कंट्रोल करना, यानी कि पता लगाना। क्या पता लगाना? यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि क्या मेरा बिजनेस, जो मेरे बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं, जो मेरे कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, क्या वो लॉज को, कंपनी की पॉलिसीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो मेरे बिजनेस में जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस का मेरा अंदर जो पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, तो ये देखना तो है इंटरनल कंट्रोल। अब इस इंटरनल कंट्रोल में यानी कि ये देखना कि क्या बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं, एम्प्लॉयज बात मान रहे हैं नहीं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कंपनी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो इन्हीं के अंतर्गत दो चीजें और आई, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। अब देखिए इंटरनल ऑडिट क्या है। इंटरनल ऑडिट एक तो देखिए फाइनल ऑडिट होती है, पीरियोडिक ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसे कहते हैं, जो साल के एंड में होती है, जिसमें एक एक्सटर्नल बंदा यानी कि बाहर का इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके कंपनी के खातों को चेक करता है। और एक इंटरनल ऑडिट होती है जिसमें जो इंटरनल ऑडिटर है वो मैनेजर या मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और खातों की इंटरनली जांच कराते हैं, यानी कि जिससे कि फाइनल जो ऑडिटर है उसके टाइम पर ज्यादा गलतियां ना निकलें, कि उस टाइम तक खातों की पहले से ही थोड़ी बहुत जांच हो जाए इंटरनली। तो वो क्या करते हैं इंटरनल ऑडिटर, खातों की रेगुलर थोड़ी थोड़ी जांच करते रहते हैं, जिससे फाइनल ऑडिट के टाइम में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स, एरर सामने ना आए और फाइनल ऑडिट का काम थोड़ा ईजी हो जाता है। पर इंटरनल ऑडिटर का जो इंटरनल ऑडिट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो गलतियां हैं वो स्टार्टिंग में ही पकड़ी जाएं। एक होती है फाइनल ऑडिट, अगर उस टाइम एरर्स पकड़ में आएंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी, तो इसीलिए इंटरनल ऑडिट करा ली जाती है साथ के साथ, जिसके कि जो एरर्स हैं या कोई फ्रॉड है उसको जड़ से ही पता लगाया जा सके, स्टार्टिंग में ही उसका पता लगाया जा सके और उनको उनकी रोकथाम की जा सके। ये हुआ इंटरनल ऑडिट, ये खातों की चेक से रिलेटेड है। इंटरनल चेक का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल चेक है क्या, मतलब खातों की चेकिंग इंटरनल चेक नहीं है। इंटरनल चेक क्या है, बहुत सी चीजों में इंटरनल चेक वर्ड यूज हो सकता है। इंटरनल चेक का मेन जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि बिजनेस में, कंपनी में या किसी भी और तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में इस तरह का अरेंजमेंट बना देना कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय से अपने आप ही चेक हो जाए, एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय से अपने आप ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। तो अब आप कहोगे कि ये तो थोड़ा सा समझने में, देखिए इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक साड़ी के शोरूम में ही गए, तो जब आप गए तो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सेल को देख रहा होता है, जो कस्टमर्स को सामान दिखा रहा होता है। तो उसने, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आपको क्या करा, एंटरटेन करा, आपको खूब सारी साड़ियां दिखाई और पसंद कराई। उसमें से एक साड़ी आपने चूज करी, तो आप क्या करेंगे, वो आपकी उस साड़ी को बिलिंग काउंटर पे भेज देगा। देन यू विल गो टू बिलिंग काउंटर, आप बिलिंग काउंटर पे जाएंगे एंड अपना बिल पे करेंगे, करते हैं ना बिल पे। फिर आप बिल पे करेंगे, बिल पे करने के बाद वो आपको, मान लीजिए ऐसा सिस्टम बनाया, अभी भी उन्होंने कहा कि बिल पे कर दिया और उसके ऊपर पेड की स्टैंप लगा के बिल आपके हाथ में दे दिया और बोला कि जब आप शोरूम से बाहर एग्जिट पे जाएंगे तो ये बिल दिखाइएगा, वहां पर आपका एनवलप यानी कि आपका कैरी बैग, आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो क्या हुआ, आपने बिल पे करा, बिल पे पेड की स्टैंप लगाई, देन आप गेट पे गए, गेट पे एक गेट कीपर या कोई वॉचमैन खड़ा था, उसने आपका बिल चेक करा। बिल में उसने देखा कि एक की बिल में कितनी क्वांटिटी है, उसने देखा एक क्वांटिटी है। एनवलप कैरी बैग में उसने चेक करा, सच में एक ही साड़ी है, और उसने डिलीवर्ड की स्टैंप उस बिल पे लगाई और आपको वो कैरी बैग दे दिया। तो देखिए आपने एक साड़ी खरीदी और आपका जो सामान है कितने हाथों से होकर निकला, 3 हाथों से। एक
एक पर्सन ने आपको पसंद कराया, एक ने आपको बिलिंग करके दी और तीसरे ने आपको सामान हैंड ओवर किया। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल चेक, कि एक ही काम दूसरे काम से क्या हुआ, दूसरे एम्प्लॉय ने पहले एम्प्लॉय का काम अपने आप से चेक कर दिया, ऑटोमेटिकली चेक हो गया। इससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए ये जो है इंटरनल कंट्रोल के दायरे में आता है इंटरनल चेक। देखिए कंट्रोल हो गया अपने आप की, जैसे अगर मान लीजिए ये सारा काम, साड़ीज दिखाने का काम, बिलिंग का काम और माल को हैंड ओवर यानी कि डिलीवर करने का काम अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मान लीजिए उसी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसी का कोई रिलेटिव आ गया, ठीक है, उसने एक की बजाय 2 साड़ीज डाल दी और बिलिंग एक की कर दी, और हैंडओवर भी अगर उसके हाथ में दे दिया तो उसने हैंडओवर करते हुए भी 2 साड़ियां दे दी, बिलिंग कितने की हुई, एक की हुई। तो ऐसे में देखिए फ्रॉड की संभावना हो गई। लेकिन अगर वो काम, वही काम साड़ी बेचने से लेकर डिलीवर करने तक का 2-3 व्यक्तियों के हाथों से होकर निकला तो फ्रॉड की संभावना कम हो गई। उसने एक साड़ी पसंद कराई, बिलिंग वाले ने एक का ही बिल काटा और हैंडओवर करने वाले ने भी आपको एक ही साड़ी चेक करके दी कि इस एनवलप में, इस कैरी बैग में कितना सामान है। तो देखिए इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति ने अपने आप चेक कर लिया और फ्रॉड नहीं हो पाया। ऐसे में फ्रॉड की संभावना मिनिमलिस्ट हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, इवन ना के बराबर हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब, फिर से वही लाइन में रिपीट करती हूं, कि जब एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय से अपने आप ऑटोमेटिकली चेक होता चला जाए, उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल चेक। चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्या बोला है, Which of the following is related to internal check? इंटरनल चेक का संबंध निम्नलिखित में से कौन आंतरिक जांच से संबंधित है? चेकिंग रिकॉर्ड्स बाय एम्प्लॉइज, आंतरिक लोगों द्वारा रिकॉर्डों की जांच। देखिए अभी आपने इंटरनल चेक पढ़ा, इसमें रिकॉर्डों की जांच से रिलेटेड कोई बात नहीं आई। सेकंड है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स डन इंटरनली, संपत्तियों का सत्यापन हो जाए, ये भी इंटरनल चेक से रिलेटेड नहीं है। चेकिंग ऑफ वन पर्सन वर्क ऑटोमेटिकली बाय अदर पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति के कार्य की जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा हो जाना, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक। जो अभी मैंने आपको बताया है इसी को हम इंटरनल चेक कहते हैं। तो सी इज आवर राइट आंसर। एंड फोर्थ देखिए, फिर भी पढ़ लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है, यानी कि चेकिंग एवरी पर्सन्स वर्क इंटरनली, दैट इज ऑल्सो नॉट द मीनिंग ऑफ इंटरनल चेक। तो हमारा यहां पर आंसर हुआ सी। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर इज, एक ऑडिटर का क्या काम है? टू रिकॉर्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं नहीं, ये ऑडिटर का काम नहीं होता। रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखना एक अकाउंटेंट का काम है। दूसरा है रिव्यू द अकाउंटेंट, खातों की समीक्षा करना, ये भी एक ऑडिटर का काम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इंटरप्रेट टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना, कोई निष्कर्ष निकालना, ये भी ऑडिटर का काम नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स एंट्रीज टू फाइंड द एक्यूरेसी, अभी आपको बताया कि एक्यूरेसी, क्या वो खाते एक्यूरेट है या नहीं, ये फाइंड करना, वेरीफाई करना, दिस इज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी रिगार्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड, किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व, कब्जे से संबंधित जांच कहलाती है। देखिए हम क्या करते हैं, ऑडिटर क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं क्या वो सही है या नहीं। ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब वो वेरीफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें जितनी फिक्स एसेट्स दिखाई हैं, बहुत सारी फिक्स एसेट्स होती हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, और इन करोड़ मशीनरी 10 करोड़ की है। देखिए कंपनी में बहुत करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया होता है, लैंड भी कितने करोड़ों की है, बिल्डिंग भी। तो देखिए वो जो व्यापारी ने या कंपनी ने इतने करोड़ों रुपए की जो संपत्ति दिखाई है, जो एसेट्स दिखाई हैं, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस, या वो एक्चुअल में है भी या नहीं, उनका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, या उस पर जो ऑनर है उसका टाइटल यानी कि उसके नाम वो है भी या नहीं, और ऑनर के पास उसकी पोजेशन यानी कि उसका अधिकार है भी या नहीं, यानी कि ऑनर के कब्जे में वो है भी या नहीं। यानी जो एसेट्स शो करी गई हैं क्या वो एक्चुअली हैं, उनका एग्जिस्टेंस है, और एग्जिस्टेंस अगर है तो वो क्या ऑनर के नाम है या नहीं। तो ये चीज देखना कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना, क्या जो संपत्तियां एसेट्स में दिखाई गई हैं तो उनका फिजिकली मिलान करना इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्यापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट। देखिए जनरली ऑडिट कराई जाती है साल के एंड में, जिसको हम एनुअल ऑडिट कहते हैं, फाइनल ऑडिट कहते हैं, या स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। तो इनके बीच में जो ऑडिट करा दी जाती है उसको
दो एनुअल ऑडिट के बीच में अगर कभी कोई ऑडिट करानी पड़े इन एनी स्पेशल केस, तो उसे इंटरिम ऑडिटिंग या अंतरिम अंकेक्षण कहा जाता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 AAS2, देखिए ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, इसकी कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट आपको दे दी जाएगी। AAS2 किससे रिलेटेड है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएगा यहाँ पर। वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य एवं क्षेत्र, यानी कि जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इनके ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या स्कोप है, ये किस में बताया गया है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 में बताया गया है। ना तो वाउचिंग के बारे में बताया है इसमें, ना वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में, ना ही ऑडिट प्लानिंग के बारे में। अब चलिए ऑडिट प्लानिंग के बारे में किस में बताया, ये मैं आपको बता देती हूँ। AAS8 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 में बताया गया है कि ऑडिट प्लानिंग किसे कहते हैं। इसे हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है, हमें सही देखना है, यानी कि 5 हैं, इनमें से एक सही है और 4 गलत है। ऑडिट कवर सेवरल ईयर्स, क्या लेखा परीक्षा कई वर्षों पर व्याप्त होती है? नहीं, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट हर साल के खातों की अलग से की जाती है। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन बोथ कवर सेवरल ईयर्स, यहाँ ऑडिट आ गया है साथ में, ऑडिट काफी सालों तक फिर से कवर नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स, क्या इन्वेस्टिगेशन कई सालों तक चलती है? ये आपका सही है। क्यों सही है? देखिए अगर ऑडिट करते समय कोई फ्रॉड पकड़ में आ जाता है ऑडिटर के, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और इन्वेस्टिगेशन कई बार इतनी लंबी हो जाती है कि वो कई सालों तक चलती है। तो इसीलिए आपका सी राइट है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिगेट कई बार होता है कि फ्रॉड इतनी पुराने से चला आ रहा है कि इन्वेस्टिगेट को कई साल लग जाते हैं इन्वेस्टिगेट करते करते उस फ्रॉड को। तो इन्वेस्टिगेशन है जो सेवरल ईयर्स तक कवर हो सकती है, ना तो ऑडिट कई साल तक चलती है। नेक्स्ट है टू नो द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट। नहीं, अर्निंग कैपेसिटी निकालना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये गलत है। ऑडिट कैन रिवील द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ऑडिट रिवील करती है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी? नहीं, कौन रिवील करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील करती हैं आपकी ऑडिट फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये आपका डी और ई भी गलत है, आपका एक ही स्टेटमेंट सही है एंड दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की ऑडिट कराना अनिवार्य है? अब देखिए ये चीज हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस को ऑडिट कराना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब है यहाँ पर मैंडेटरी या कंपलसरी। किसको मैंडेटरी है, किसको अनिवार्य है ऑडिट कराना? एक तो कंपनीज के लिए ऑडिट कराना जरूरी है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, या वो प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही कंपनीज के लिए ऑडिट कराना मैंडेटरी है। चाहे कंपनी का बिजनेस कोई भी हो, कैसा भी बिजनेस हो, ऑडिट कराना है। कितनी भी टर्नओवर हो, ऑडिट कराना कंपलसरी है। एक छोटी कंपनी है, टर्नओवर कम है, स्टिल द ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये तो कंपनी है, इसके लिए कंपलसरी है। अच्छा एक चीज और, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी ऑडिट कराना कंपलसरी है, ट्रस्ट के लिए भी कंपलसरी है। ठीक है, कंपनीज के लिए कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कंपलसरी है, ट्रस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं किसके लिए कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी किसके लिए नहीं है? नॉट मैंडेटरी। एक तो प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटर के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, एकाकी व्यापार के लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, और पार्टनरशिप के लिए भी ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब चाहे प्रोप्राइटरशिप में कितना भी कैसा भी बिजनेस हो उसको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, और पार्टनरशिप के लिए भी ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। अगर इनके बिजनेस बहुत वाइड हैं, बहुत उस पे बहुत लार्ज साइज पे चल रहे हैं, करोड़ों रुपए की टर्नओवर है, तो दे कैन गेट देयर अकाउंट्स ऑडिट ऑन वॉलंटरी बेसिस। अपनी स्वेच्छा से वो चाहें तो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है लॉ की। बट देखिए टैक्स ऑडिट में कंपल्सन है। अगर टैक्स ऑडिट की बात करें तो अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में इनकी एक साल की टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो इनको ऑडिट कराना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू टैक्स ऑडिट। बट वैसे अगर नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कहें तो इनके लिए ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। बट आप याद रखिए कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है।
देखिए टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण है, फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग क्या है, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए एक नेसेसिटी है, मैंडेटरी है ना, आवश्यकता है इनके लिए, क्योंकि देखिए साफ लिखा है कंपनी, तो कंपनी तो किसी भी तरह की हो, इवन टाटा कंपनी तो बहुत ह्यूज कंपनी है, कंपनी छोटी भी होगी तब भी उसको ऑडिट कराना पड़ेगा, ना तो ये इसके लिए लग्जरी है, ना सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, ना ही नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ। इसके लिए क्या है, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए ऑडिटिंग मैंडेटरी है, यानी कि एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है। नेक्स्ट है एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट्स टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। किस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करता है ऑडिटर, एक अंकेक्षक मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाने का प्रयास करता है। कौन कौन सी, देखिए मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश यानी कि नकदी का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए किसी भी प्रकार की फ्रॉड हो उसका पता लगाने की कोशिश ऑडिटर करता है, चाहे वो कैश का मिसयूज हो या वो गुड्स का हो या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं फ्रॉड हो, तो यहां पर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। चाहे ये इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं लेकिन करता है, जो वो ट्राई करता है, मेन एफर्ट करता है कौन, ऑडिटर, इन सब फ्रॉड्स को पता लगाने का। हमारा इसमें आंसर हुआ डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंकेक्षण कार्यक्रम निम्नांकित के लिए बनाया जाता है। देखिए एक बनाया गया कार्यक्रम है, ऑडिट प्लान इज अ प्रोग्राम फॉर। ऑडिट प्लान किस लिए बनाया जाता है, देखिए ऑडिट प्लान के नाम से ही लग रहा है कि ऑडिट के लिए बनाया गया प्लान, यानी कि ऑडिट का काम किस किस तरह होगा, कौन कौन से स्टेप्स में होगा, इसके लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑडिट प्लान। इसका आंसर है डी, अंकेक्षण के चरणबद्ध कार्य के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑडिट। ना तो अंकेक्षण के यानी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑडिटर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, रूटीन चेकिंग से ऑडिट प्लान का कोई रिलेशन नहीं है, इंस्पेक्शन ऑफ ब्रांचेस ऑफ कंपनी के शाखाओं के निरीक्षण से इसका कोई मतलब नहीं है। ऑडिट प्लान क्या है, जो ऑडिटर ने ऑडिट करनी है उसके लिए प्लान बनाना कि कौन कौन से स्टेप्स रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सब प्लानिंग करना इज कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग, जिसको AAS 8 में बताया गया है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 में ऑडिट प्लान से रिलेटेड बताया गया है, ये भी आपको लर्न कर लीजिए, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है व्यय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ऐसी कार्यप्रणाली जमा दी जाती है, ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि एक कर्मचारी का कार्य, एक एम्प्लॉय का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा कार्य की प्रगति में ही जांच यानी कि चेक हो जाता है। ठीक है, अभी आपको मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया है कि किसको बोलते हैं ये इंटरनल चेक को। देखिए इंटरनल चेक को आंतरिक जांच भी बोला जाता है और आंतरिक रोकथाम भी बोला जाता है, यानी कि इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का क्या मीनिंग है कि इस तरह का सिस्टम बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या किसी भी बिजनेस में कि एक एम्प्लॉय का काम दूसरे एम्प्लॉय से काम के चलते चलते ही ऑटोमेटिकली चेक होता चला जाए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल चेक। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण से क्या आशय है। देखिए इंटरनल ऑडिट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल ऑडिट क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, इंटरनल पर्सन ही, जो मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया व्यक्ति, एक जो कंपनी का एम्प्लॉय कहा जाएगा, वो जो इंकेक्शन करेगा, वो जो ऑडिट करेगा, उसे हम इंटरनल ऑडिट कहेंगे। अब ये है क्या टेक्निक ऑफ इंटरनल चेक, क्या इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक की टेक्निक है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने लास्ट स्लाइड में जो कुछ मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाया था कि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट्स हैं, पर दोनों इंटरनल कंट्रोल के पार्ट जरूर हैं, तो हमारा ए यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट इज नॉट अ टेक्निक ऑफ इंटरनल चेक। चेकिंग ऑफ जर्नल बाय ऑडिटर, दैनंदिनी बोलते हैं जर्नल को, जर्नल की चेकिंग ऑडिटर के द्वारा करना आंतरिक अंकेक्षण कहलाता है, ये भी ऐसा भी नहीं है। ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स को कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है, मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और उसको रिमूवल, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी इंटरनल ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर की बात होगी तो वहां उसका रिलेशन आएगा मैनेजमेंट से, शेयर होल्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरनल ऑडिटर है उसको अपॉइंट करता है मैनेजमेंट, और इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट की तरफ से ही ऑडिट करता है खातों की इंटरनली, और इंटरनल ऑडिटर को रिमूव करने का राइट किसको है, मैनेजमेंट को। इंटरनल ऑडिटर का वर्क स्कोप क्या रहेगा उसको डिसाइड कौन करता है, मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, मैनेजमेंट। इस चीज का ध्यान रखना, इंटरनल ऑडिटर हमेशा किसके प्रति रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ मैनेजमेंट के प्रति। ठीक है,
उसको अपॉइंट भी मैनेजमेंट करता है, उसको रिमूव भी मैनेजमेंट करता है, उसका वर्क स्कोप भी मैनेजमेंट बताता है, और उसको जो रिपोर्ट करना होता है इंटरनल ऑडिटर को वो भी मैनेजमेंट को ही किया जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो है सी, ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय। अभी मैंने आपको बताया इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। देखिए दोनों चीजें यहां पर सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाए तब भी सही है और मैनेजमेंट कहा जाए तब भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देखिए जो वो पिक्चर अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल वाली, वहां से इसको लिंक करिएगा तब आप इसको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसका पता लगा पाएंगे। इंटरनल कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। क्या इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है? ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। ये था हमारा इंटरनल ऑडिट और ये था हमारा इंटरनल चेक। क्या इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक का पार्ट है? नहीं नहीं, देखिए इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है इंटरनल चेक, यानी कि इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, नॉट इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल तो एक वाइडर है, इसका वाइडर कंसेप्ट है, तो ये हमारा पहला गलत है, ये नहीं हो सकता। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण क्या एक ही है? इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर सेम? नो, सेम नहीं है। देखिए इंटरनल ऑडिट अलग है और इंटरनल चेक अलग है। सेकंड भी हमारा गलत है। इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट है? ये आपका सही है। देखिए इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या आ रहा है? इंटरनल ऑडिट, यानी कि इंटरनल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सी इज द राइट आंसर। डी पढ़ लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। क्या इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट का पार्ट नहीं हो सकता? इंटरनल कंट्रोल इज वाइडर देन इंटरनल ऑडिट, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर इज, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स? नहीं, इंटरनल ऑडिटर का शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट? ये भी रॉन्ग है। एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम करता है, क्योंकि उसको कौन अपॉइंट करता है? कंपनी का मैनेजमेंट। एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल? नहीं, ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर, लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर आपका होता है वो कौन होता है? कंपनी का एम्प्लॉय। नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव करता है? देखिए उसकी नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट भी मैनेजमेंट करता है और उसका रिमूवल भी मैनेजमेंट ही करता है। नेक्स्ट है आपका द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। अभी मैंने आपको तभी बता दिया था कि इंटरनल ऑडिटर का वर्क स्कोप भी कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट। देखिए यहां पर अब ऑडिटर की बात हो रही है, डोंट बी कंफ्यूज, यहां इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही है। यहां ऑडिटर मींस जो आपका फाइनल ऑडिट करते हैं, यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को, यानी कि अंशधारियों को साधारण सभा में, जनरल मीटिंग में सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट। कौन? ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही है, यहाँ इंटरनल ऑडिटर की बात नहीं हो रही। अगर इंटरनल ऑडिटर होता तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं मैनेजमेंट को। यहाँ खाली ऑडिटर यानी कि आपके फाइनल जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनकी बात हो रही है, वैधानिक जो लेखा परीक्षक हो रहा है उसकी बात हो रही है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को, जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, इनमें से कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स, देखिए ये तो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये है ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वेरीफाई करते हैं अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं अकाउंट्स को, ये भी ठीक है। पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, ये कहीं भी ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आया था। देखिए डिटेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स को ढूंढना, एरर्स को रोकना, पर एरर्स के लिए या फ्रॉड के लिए कोई भी पनिशमेंट देना, ये ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में, ऑडिटिंग के स्कोप में ये सब नहीं आता है। सो सी इज द राइट आंसर। कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं है ऑडिटिंग का? पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड्स। नेक्स्ट है आपका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जितना भी ये फ्रॉड का, एरर का पता लगाना, उनको रोकना, दैट ऑल आर सेकेंडरी। ये सब कौन से हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? टू फाइंड आउट वेदर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो द ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंसर्न, कि ये पता लगाना कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो वित्तीय खाते हैं, क्या ये व्यापार की सही स्थिति को, सही आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाना अंकेक्षण का यानी कि ऑडिटिंग का मेन यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। सहायक उद्देश्य, यहां पर अब सब्सिडियरी यानी कि सेकेंडरी,
सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात हुई, एक ही बात है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, ये तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये भी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। दो पे तो राइट नहीं लगा सकते, तो चलिए तीसरा पढ़ते हैं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, देखिए यहाँ पर दोनों चीजें कवर हो गई, तो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा सी। ए और बी भी सही है, लेकिन आप दो पे करेक्ट नहीं कर सकते, दो पे टिक नहीं लगा सकते, तो सी में दोनों चीजें कवर हो गई हैं, एरर्स भी और फ्रॉड भी, और उनका डिटेक्शन भी एंड प्रिवेंशन भी। जो चार चीजें मैंने आपको बताई थी, डिटेक्शन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ये चारों चीजें सी में कवर हो गई है, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग आर। ऑब्जेक्टिव का ऑडिट का ऑब्जेक्टिव यानी कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये तो है, उद्देश्य है ऑडिट का। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स, एरर्स का पता लगाना भी, फ्रॉड का पता लगाना, एरर का पता लगाना, दोनों ही उद्देश्य हैं अंकेक्षण के। और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, देखिए एरर तो किसी भी तरह की है, उसका पता लगाना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई है ना, उसने प्राइमरी बोला ना सेकेंडरी बोला, तो इसमें दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव कवर होंगे, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी कवर होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आज के हमारे ऑडिट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। आने वाली नेक्स्ट क्लास में भी हम ऑडिट के जो बचे हुए हमारी टर्म्स हैं, कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम कवर करेंगे। तो आशा है मुझे आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, bye bye, take care।